हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे बड़ा हमला का अगला भाग। दो औरतों की हालत खराब हुई पड़ी थी। सब कुछ सैफ और मिर्जा के कंट्रोल में था, परंतु दोनों को आराम नहीं मिल पा रहा था। सैफ गन थामे बंदूकों के बीच में से निकलता कुर्सियों तक पहुंचा। मिर्जा एक कुर्सी पर बैठा था। वो कह उठा, बशीर की बहुत याद आ रही है। वो तो हिंदुस्तानी पुलिस के हाथों में पड़ गया है। हम पाकिस्तान पहुंच गए, बशीर यहीं रह जाए, इस बात को मन नहीं मानता। तू कहना क्या चाहता है मिर्जा? सैफ ने पूछा। अभी तो सब कुछ हमारे हाथों में है, हम बशीर को भी तो मांग सकते हैं। सैफ ने कुछ नहीं कहा। बशीर को भी हम अपने साथ पाकिस्तान ले जाएंगे सैफ, मिर्जा कह उठा। हिंदुस्तान वाले बशीर को क्यों छोड़ेंगे? उसी वजह से छोड़ेंगे जिसकी वजह से वो हमारे 4 साथियों को जेल से निकालकर सीमा पार पहुंचाएंगे। बात तो तेरी ठीक है, सैफ गंभीर स्वर में कहा। ये हम कर सकते हैं, परंतु इस बात की तरफ ना तो अली ने ध्यान दिया और ना ही लीडर ने। ये तो बहुत आसान काम है। मिर्जा खामोश रहा। लीडर और अली का ध्यान बशीर को छुड़ाने की तरफ क्यों नहीं गया? सैफ बोला। वो कई कामों में व्यस्त है, ध्यान नहीं गया होगा। हमारा ध्यान तो बशीर की तरफ गया। मैं इस बारे में लीडर से बात, क्या ज़रूरत है? छोटी छोटी बातों के लिए क्या पूछना? मिर्जा ने सैफ को देखा। ना पूछें? तू फ़ोन कर उसे। क्या नाम है उसका? खुराना। हाँ, उसे बशीर के बारे में भी कह दे। हम अपना साथी यहाँ छोड़कर क्यों जाएं? सैफ सीट पर सैटेलाइट फ़ोन उठाने के लिए झुका, तभी मिर्जा चीख उठा, बस सैफ! सैफ ने फुर्ती से पलटना चाहा, परंतु एक आदमी तेजी से उससे आ टकराया। सैफ सीटों पर जा गिरा। गन उसके हाथ से छूट गई। सैफ पर झपटने वाला व्यक्ति गुर्राकर नीचे पड़ी गन की तरफ झपटा। तब तक मिर्जा सतर्क हो चुका था। उसने अपनी गन का मुंह खोल दिया। तर 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 तर। गन की फायरिंग से सारा सिनेमा हॉल गूंज उठा। गोलियों की आवाजों में उस व्यक्ति की चीखें दबकर रह गईं। मिर्जा ने ट्रिगर से हाथ हटाया तो वो व्यक्ति शांत सा कारपेट पर मरा पड़ा था। वहां मौजूद बंदूकों में से कईयों की चीखें गूंज उठी थीं। चुप रहो! मिर्जा गुर्रा उठा, वरना सबको मार दिया जाएगा। एकाएक सन्नाटा सा उभर आया वहां पर। गन पकड़े मिर्जा खूंखार निगाहों से सबको देखता जा रहा था। सैफ ने गहरी सांस ली। कंधे में हल्का सा दर्द उभर आया था, परंतु वो दर्द सहनीय था। सैफ ने सीधे खड़े होकर मरे व्यक्ति पर नजर डाली, फिर नीचे पड़ी अपनी गन उठा ली। हरामजादा! सैफ बड़बड़ा उठा। खबरदार जो किसी ने कोई हरकत की, वरना वो भी इसी तरह मरेगा। मिर्जा गुर्रा उठा। सब सहमे से दुबके पड़े थे। सैफ ने दांत भींचकर सीट पर से सैटेलाइट फोन उठाया। मिर्जा अब बंदूकों के बीच जा पहुंचा था और बार बार उन्हें धमका रहा था। सैफ कुर्सी पर बैठा और गन को टांग पर अटकाकर नाल बंदूकों की तरफ उनके तरफ करके उंगली ट्रिगर पर रख ली। फिर फोन के नंबरों के बटन दबाकर उसे कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। हेलो! अगले ही पल खुराना की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं विकासपुरी के सिनेमा हॉल से बोल रहा हूँ, सैफ ने कठोर स्वर में कहा। बस, ज़्यादा देर नहीं बची। तुम्हारे उन 4 साथियों को आज़ाद करके सीमा पर पहुंचा देंगे। खुराना की आवाज़ कानों में पड़ी। कब? कठोर था सैफ का स्वर। कल दोपहर तक ये काम हो जाएगा। अब क्या बजा है? शाम के 6:45। इतनी देर क्यों हो रही है? अभी क्यों नहीं उन्हें सीमा पार पहुंचा देते? सरकार का फैसला है, मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे कल दोपहर तक की तो बात है। बहुत देर लगा दी तुम्हारी सरकार ने। अब तो हो ही गया, बचा ही क्या है? मेरी मानो तो अभी भी मौके का फ़ायदा उठा लो। क्या? बहुत मोटी रकम हिंदुस्तान की सरकार तुम लोगों को देगी और हिंदुस्तान से बाहर भी चुपके से निकाल देगी। तू अभी तक यही बकवास कर रहा है। मैंने तो सोचा था कि तू भूल गया होगा इस बात को। सुनहरी मौका गंवा रहे हो। चुप कर हरामजादे! सैफ गुर्रा उठा। मेरी बात सुन। हमारी मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ गई है? हाँ। हमें हमारा वो साथी भी चाहिए जिसे तुम लोगों ने सिनेमा हॉल से पकड़ लिया था। बशीर नाम है उसका। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम लोगों की जो मांगे थी उसकी फाइल हमने ऊपर तक पहुंचा दी है। नई मांग अब नहीं। लगता है तुम बंदूकों की सलामती नहीं चाहते। सैफ गुर्रा उठा। मुझे गलत मत समझो। अब मुझे मेरा साथी बशीर वापस चाहिए। सीमा पार नहीं, यहीं पर। उसे यहाँ हमारे पास पहुँचा दो, सैफ पूर्ववत स्वर में बोला। खुराना की आवाज़ नहीं आई। सुना नहीं तुमने? तुम नई समस्या खड़ी कर रहे हो। मैं सिर्फ बशीर को मांग रहा हूँ, जो तुम लोगों के कब्ज़े में है। यह काम मुझे पहले करना चाहिए था, जब तुम लोगों ने बशीर को पकड़ा। सीधी तरह उसे मेरे हवाले कर दो, वरना बंदूकों को मार देंगे हम, सैफ ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। सबसे पहले तो तुम बंदूकों को मारने की धमकी देना बंद करो। इस तरह हमारी बातचीत नहीं हो। तुम इस तरह की करोगे बातचीत? सैफ ने दांत किटकिटाए। भारत सरकार की कमज़ोर कड़ी के रूप में बंदूक ही तो है हमारे पास। भारत सरकार पर दबाव तो बंदूकों की मौत से ही बनेगा।
तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर तुम्हें और इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या मतलब? बशीर की नई फाइल तैयार होगी जिसे भारत सरकार को सौंपा जाएगा और इस बात पर नए सिरे से विचार होगा कि कैसी फाइल, कैसा विचार। सैफ दांत पीस कर कह उठा। मुझे बेवकूफ़ बनाते हो? सीधी सी बात है कि बशीर तुम लोगों के पास है, भारत सरकार के पास है। उसे मेरे पास पहुंचा दो। इसमें फाइल बनने की बात कहाँ से मेरी बात तुम समझते नहीं। खुराना, दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा सैफ। लगता है बंदूकों की ज़िंदगी तुम्हें प्यारी नहीं, जो तुम बंदूकों की सलामती की खातिर तो हम तुम्हारी बात मान रहे हैं। तो बशीर को मेरे पास पहुंचाओ जल्दी। जल्दी नहीं हो सकेगा ये काम। तो हर काम में कुछ वक्त तो लगता ही है। इधर भारत सरकार कल सुबह उन चारों को जेल से निकालकर सीमा पार पहुंचाने के बारे में सोच रही है, और अब तुमने नई मांग रख दी। तुम्हारी मांग पर विचार तो करना ही पड़ेगा भारत सरकार को। लगता है तुम बंदूकों की मौत चाहते हो। मारना शुरू करूं क्या? सैफ गुस्से से चीख उठा। मार दो। खुराना का स्वर शांत था। क्या? सैफ के होंठों से निकला। उधर से खुराना खामोश रहा। क्या कहा तुमने? बंदूकों को मार दूं? सैफ पुनः चीखा। तुम्हें अगर इसी काम से खुशी मिलती है तो मार दो, लेकिन याद रखो, यदि तुमने ऐसा किया तो तुम लोगों के चारों साथियों को जेल से आज़ाद करके सीमा पार नहीं पहुंचाया जाएगा। साथ ही बाहर मौजूद कमांडोज तुम लोगों पर हमला कर देंगे और तुम सबको मार देंगे। तुम लोगों का खेल तभी तक चल रहा है जब तक बंदक सलामत है। मैं आधे बंदक मारूंगा तब। तुमने एक बंदक को भी मारा और हमें पता चल गया तो तुम सब गए समझो। एक बार कहो तो कि तुम बंदक को मार रहे हो और कहकर फ़ोन बंद कर दो, इतना ही बहुत है। खुराना उधर से शांत स्वर में कह रहा था। 10 मिनट के बाद ही कमांडो सिनेमा हॉल के भीतर होंगे। सिनेमा हॉल के हर दरवाजे पर बारूद लगा दिया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत ही दरवाजे को उड़ाकर भीतर प्रवेश किया जा सके। ऐसा हुआ तो सोचो तुम लोगों का क्या होगा। तुम यूं ही कुत्ते की तरह भौंक रहे। मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात का पूरा यकीन करना चाहिए। खुराना उधर से कह रहा था। इसलिए बेहतर है कि धमकी देना छोड़कर मुझसे आराम से बात करो। प्यार से हर मसला हल हो सकता है। भाड़ में गया प्यार। यह भाषा मुझे नहीं आती। सैफ चीखा। बशीर मुझ तक पहुँचा रहे हो या नहीं? इस बारे में ऊपर बात करता हूँ। मुझे बशीर चाहिए। तुम बेशक जिससे भी बात। कल सुबह फ़ोन करूँगा तुम्हें। कल? अभी क्यों नहीं? रात को क्यों नहीं? भारत सरकार तुम्हारी नौकर नहीं है कि जब तुम चाहो मांग रख दो और वो मीटिंग में लग जाए। दिन भर मीटिंग पर मीटिंग करके अब सब थककर सोने जा चुके हैं। अब उन्हें तुम कमीने हो, मक्कार लगते हो मुझे। ऐसा ना कहो। मैं तुमसे कितने प्यार से बात कर रहा हूँ। तुमने इस बशीर की नई समस्या बीच में खड़ी ना की होती तो कल सुबह तक तुम्हारे चारों साथियों को जेल से निकाल कर तुम्हारे कहे मुताबिक सीमा पार करा दी गई होती। खैर देखता हूँ कि क्या होता है। कल सुबह बात करूँगा तुमसे। इसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया। गुर्राहट के साथ सैफ ने फ़ोन कान से हटाया। क्या हुआ? मिर्ज़ा ने पूछा। साले हरामजादे हिंदुस्तानी। बशीर की बात सुनकर वो मुझे टरकाने की कोशिश कर रहा था। 5-10 को मारकर दरवाजे के बाहर फेंक देते हैं, अकल आ जाएगी। मिर्ज़ा दरिंदगी से कह उठा। नहीं, अभी हमें छेड़खानी नहीं करनी है। बशीर के बारे में वो कल सुबह बताएगा। कल सुबह वो फ़ोन करेगा। खुला आसमान देखे कितना वक्त हो गया, मिर्ज़ा बोला। मुर्गा खाने का बहुत मन कर रहा है। सॉरी। खुराना को कहकर मुर्गा कल मंगवा दूंगा। पाकिस्तान याद आ रहा है। मिर्ज़ा ने गहरी सांस ली। एक आध दिन की बात है, फिर पाकिस्तान ही जाना है। पूरे पाकिस्तान में हमारा नाम गूंज रहा होगा। सही कहा तूने। सैफ मुस्करा पड़ा। अब तो हम हीरो बन गए हैं पाकिस्तान के। अभी पूरे नहीं बने, मिर्ज़ा बोला। मिशन पूरा करना है। मिशन पूरा होने में बचा ही क्या है जो कल पता लगेगा कि बंदूकों को लेकर भारत सरकार का रुख क्या है, मिर्ज़ा ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। भारत सरकार हमारे साथियों को आज़ाद करके सीमा पार पहुंचा देगी। बशीर को भी हमारे हवाले करेगी। यही होगा, तुम देख लेना। शाम 7 बजे मधुकर पांडे का फ़ोन बजने लगा। वो इस वक्त साउथ एक्सटेंशन के रॉयल नाइट क्लब जा रहा था और कार में 3 लोगों के साथ था। उससे फ़ोन निकल कर उसने फ़ोन निकाल कर बात की। दूसरी तरफ खुराना था। पांडे, खुराना बोला। मेरे ख्याल में आतंकवादियों को अब और ज़्यादा देर बातों में नहीं लगा जा सकता। क्यों? वो अब परेशान होने लगे हैं कि उनकी मांगें जल्दी पूरी की जाएं। दल नंबर 3 ने तो नई मांग रख दी है। वो चाहते हैं कि उनका बशीर नाम का साथी जो कि भारत सरकार के अधिकारियों के कब्जे में हो, उसे उनके हवाले किया जाए। भारत सरकार उनकी कोई मांग नहीं मान रही क्योंकि 600-700 लोगों की हत्या कर चुके हैं। मधुकर पांडे ने दांत भींचकर कहा। हम तो वक्त खपाकर सिर्फ उन्हें थका देने का प्रयास कर रहे हैं। जानता हूँ। मैंने तीनों जगहों पर अपनी घेराबंदी मजबूत कर ली है। जब भी चाहे हम फौरन हमला कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी उनको थोड़ा और थकने दो। हाँ, मुझे उन पर हमला करने की कोई जल्दी नहीं है। वो थके होंगे तो तब ठीक से हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अभी हमले का वक्त नहीं आया, मधुकर पांडे ने कठोर स्वर में कहा। जब ऐसा वक्त आए तो बंदूकों की चिंता करना कि उन्हें कम से कम नुकसान पहुंचे। खुराना की चिंतित आवाज़ कानों में पड़ी।
मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन्हें बंदूकों को नुकसान पहुंचाने का मौका ही ना मिले। तुम जैसे भी हो उनके साथ बातें करके कल का दिन और निकालो। मैं परसों सुबह हमला करवाऊंगा। दिन का उजाला फैलने से पहले सुबह अंधेरे में, तब वो सुस्त होंगे, नींद में होंगे। दिन की रोशनी में इंसान के भीतर थोड़ी चुस्ती आ जाती है, रात के अंधेरे में इंसान सुस्त रहता है। खुराना की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। क्या हुआ? अभी हमारा इम्तिहान बाकी है। कैसी मुसीबत में पड़ गए हम। स्पेशल फोर्स का जन्म ऐसे ही बुरे हालात के लिए हुआ है। मुझे पता है कि मैं सब संभाल लूँगा। बशीर ने और कुछ बताया? उसने फिर अपना मुंह बंद कर लिया है, लेकिन वो जल्दी ही दोबारा मुंह खोलेगा। एक्सपर्ट्स उससे पूछताछ कर रहे हैं। अब उसकी ज़िंदगी में बातें बताने के अलावा कुछ नहीं बचा। वो बताता रहेगा, हम सुनते रहेंगे और एक दिन उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या सोचकर हिंदुस्तान में आए थे कि खुराना, ये सब करना पाकिस्तान के कुछ संगठनों का बिजनेस है। अपना आतंक कायम रखने के लिए वो भोले भाले मासूम युवकों को जैसे भी हो बरगलाकर अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। इनका दिमाग इस हद तक साफ कर दिया जाता है कि ये सोच समझ ही नहीं पाते कि स्वयं उनका अंजाम क्या होगा। इन्हें देश के नाम पर, धर्म के नाम पर और ऊपर वाले के नाम पर फंसाकर आतंकवाद की आग में झोंक देते हैं। ये सब विस्तार से जानने के लिए पढ़ें राजा पॉकेट बुक्स में प्रकाशित अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास बंधक, जो कि चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएगा। इसमें बहुत बड़ा दोष अमेरिका का भी है, उधर से खुराना ने कहा। हाँ, अमेरिका इस मामले में पूरा दोषी है। एक वो भी वक्त था जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई संगठन नहीं होता था। वो लोग आराम से ज़िंदगी बिता रहे थे। परंतु रूस ने 20 साल पहले अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं घुसेड़ दी। रूस का इरादा था अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेना। परंतु ये बात अमेरिका कैसे सह सकता था। उसने रूसी सेना से टक्कर लेने के लिए संगठनों को खड़ा कर दिया। उन्हें हथियार दिए गए, पैसा दिया गया। उन संगठनों ने रूसी सेना के साथ जमकर लोहा लिया और आखिरकार रूसी सेना को वापस चले जाना पड़ा। रूसी सेना तो चली गई, परंतु संगठन खाली हो गए। उन्हें फुर्सत मिली तो करने को कुछ नहीं था उनके पास। जबकि सालों चली लड़ाई में वो हथियारों के आदी हो गए थे। उनके रहन सहन में भी फ़र्क आ गया था, क्योंकि तब अमेरिका उन्हें दोनों हाथों से पैसा दे रहा था। तब अमेरिका ने ये नहीं सोचा कि इस लड़ाई के ख़त्म होने के बाद ये संगठन क्या करेंगे, और फिर वही संगठन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैलते चले गए। किसी ने अपना नाम कुछ रख लिया तो किसी ने कुछ। इन्हें ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने कोई भी चेष्टा ना की, बल्कि इनके साथ पाकिस्तान सरकार ने दोस्ती काटी। अब हालात ये हैं कि ये संगठन ज़्यादा ताकतवर है और पाकिस्तान सरकार इनके सामने कमज़ोर पड़ चुकी है। ये संगठन जो सोचते हैं वो कर देते हैं। इनके पास मुद्दों की कमी नहीं है। कई देश इन्हें अब भी तगड़ा पैसा देते हैं। पाकिस्तान सरकार से भी इन्हें सहायता मिलती रहती है। ना चाहकर भी सरकार को इन्हें सहायता देनी पड़ती है। अब इनका ध्यान भारत की तरफ हो चुका है। रह रहकर ये संगठन भारत में आतंकवादियों को भेजकर हमले कराते हैं, और ये सब करने का क्या फ़ायदा कांड पांडे? मैंने पहले ही कहा कि ये सब करना इनका धंधा है, यही बिजनेस है। आतंक फैलाओ और ऐश करो। ये आतंक फैलाते हैं और सहायता के नाम पर अपने लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। फिर तो इन सब बातों का कभी अंत नहीं होगा। उधर से खुराना की आवाज़ आई। नहीं, ये अंतहीन सिलसिला है। बशीर ने बताया कि हमला करने वाले सब लड़कों को इस बात का विश्वास दिलाया गया है कि काम के बाद उन्हें सुरक्षित वापस पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है। ठीक कहा। इन लड़कों को कदम कदम पर धोखा देकर इस काम के लिए तैयार किया गया, और इन लोगों के दिमागों में हमारे देश के खिलाफ भाषण देकर इतना जहर भर दिया है कि ये इस बारे में सोच ही ना सके कि इतने बड़े हमले के बाद भला वो कैसे इस देश से सलामत निकल जाएंगे। मधुकर पांडे ने गंभीर स्वर में कहा। अब भी ये लोग सैटेलाइट फ़ोन द्वारा अपने बड़ों के संपर्क में होंगे, और वो इन्हें ज़रूर ये बात कर रहे होंगे कि ये काम ख़त्म करो, उसके बाद तुम सबको पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। सब तैयारी हुई पड़ी है। खुराना की कुछ पल आवाज़ नहीं आई। फिर वो उधर से बोला, पांडे, इन्होंने 700 के करीब लोगों को मारा है दिल्ली में। जानता हूँ। दांत भिज गए मधुकर पांडे के। इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। वादा कर मुझसे। वादा। भून देना सबको, ताकि भविष्य में फिर कोई ऐसी हिम्मत करना चाहे तो अपने अंत के बारे में पहले ही सोच सके। ऐसा ही होगा खुराना। मधुकर पांडे घुर्रा उठा। मेरे कमांडोज गुस्से से भरे हुए हैं। वो तो सिर्फ मेरे एक इशारा चाहते हैं कि भीतर जाकर इन आतंकवादियों से निपट सके। कल के बाद करेगा ये काम। कल का दिन तू आतंकवादियों से बातें करके खपा दे। अपने साथियों को आज़ाद ना होता पाकर वह हताश होने लगेंगे। फिर कल की रात के आखिरी पहर में तीनों जगहों पर एक साथ हमला बोलेंगे मेरे कमांडोज। कल गुस्से में आकर वो बंदूकों को मार सकते। ये तेरे ऊपर है कि तू कैसे उन्हें संभाले रखता है। बंदूकों को मारने से कल का दिन उन्हें हर हाल में रोकना है खुराना। ये तेरा इम्तिहान होगा। मधुकर पांडे कठोर स्वर में कह उठा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। उधर से खुराना ने व्याकुल स्वर में कहा। मधुकर पांडे ने फ़ोन बंद कर दिया। उसके होठ भिजे हुए थे, आंखें सुलग रही थीं। पाकिस्तान, दाऊद खेल शहर, 8:10 शाम का वक्त।
मोना चौधरी, देवराज चौहान, महाजन, जैदी और वारिस एक सुनसान से इलाके में वारिस की कार के पास खड़े थे। कार की डिग्गी खुली थी, जिसने गनों के साथ उस पर लगाए जाने वाले उपकरण रखे थे, जैसे कि टेलीस्कोप, साइलेंसर वगैरह। वे चारों गनें उठाकर उस पर टेलीस्कोप और साइलेंसर लगा रहे थे। वारिस गंभीर सा खड़ा इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। वहां से 500 कदम की दूरी पर काफ़ी बड़ी जगह पर एक बड़ी इमारत बनी नजर आ रही थी, जो कि एक मंजिला थी। उस इमारत के कई हिस्सों में रोशनी हो रही थी। वही अली का दाऊद खेल का ठिकाना था। दिल्ली जाने से पहले अली ने यहीं पर उन आतंकवादियों को आतंक का पाठ पढ़ाया था। चारों ने अपनी गनें तैयार कर लीं। अंधेरे में एक दूसरे को देखा। सबकी आंखों में दृढ़ता के भाव चमक रहे थे। हाव भाव में मौत नाच रही थी। मोना चौधरी ने वारिस से पूछा, अब तुम क्या करोगे? मैं मुजफ्फराबाद वापस जाऊंगा, जहाँ मेरा घर है। मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वारिस शांत स्वर में बोला। मोना चौधरी मुस्कुराई। तुम हमारी वापसी का इंतज़ार करोगे? महाजन बोला। मैं जानता हूँ। नहीं, इस बार नहीं। वारिस ने इनकार में सिर हिलाया। अब मैं मुजफ्फराबाद जाऊंगा। कुछ भी कहो, परंतु देख लेना तुम हमारा इंतज़ार ज़रूर करोगे। महाजन के स्वर में विश्वास के भाव थे। तुम जाने वाले नहीं। वैसे जाना चाहो तो बेशक चले जाना। वारिस खामोश रहा। तुम हमारे काफ़ी काम आए, देवराज चौहान बोला। तुम्हें याद रखूंगा मैं। शुक्रिया। वारिस गंभीर था। एक बार फिर चारों ने एक दूसरे को देखा। जैदी तैयार? देवराज चौहान ने पूछा। पूरी तरह। आओ, मोना चौधरी ने कहा और गन थामे अंधेरे में उस इमारत की तरफ बढ़ गई। देवराज चौहान, जैदी और महाजन पीछे थे। तभी उन्हें कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। वारिस जा रहा था। चारों दबे पांव इमारत की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जब इमारत 100 कदम दूर रह गई तो 2 कदम आगे मौजूद मोना चौधरी ठिठकी तो वो सब भी ठिठक गए। सबकी निगाह इमारत पर थी। चंद पल खामोशी से बीते कि मोना चौधरी कह उठी, इमारत की छत पर पहरेदार है। सबकी नज़रें छत पर गई। पहली मंजिला की छत ज़्यादा ऊंची नहीं थी। कुछ पल खामोशी से बीते तो जैदी कह उठा, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा छत पर। वहाँ कोई है। मैंने छत पर कुछ हिलते देखा था। मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा, वहाँ पहरेदार हो सकते हैं। कुछ क्षण और बीते फिर देवराज चौहान, जैदी और महाजन से बोला, तुम दोनों यहीं रहो, हम इमारत का चक्कर लगाकर वापस आते हैं। ठीक है, जैदी बोला। मोना चौधरी? देवराज चौहान ने इमारत पर नजरें टिकाए कहा, अभी हमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ इमारत का चक्कर लगाना है, ताकि हम इस जगह को समझ सकें। मैं बाई तरफ से जाऊंगा, तुम दाई तरफ से। इमारत के पीछे की तरफ हम मिलेंगे। ठीक है, मोना चौधरी ने कहा और अंधेरे में दुबकी इस ठिकाने के दाईं तरफ बढ़ती चली गई। देवराज चौहान बाईं तरफ बढ़ गया। जैदी और महाजन की निगाहें उस ठिकाने पर जमी रहीं। पहरेदारी का इंतजाम तो कर ही रखा होगा अली ने, महाजन ने कहा। इंतजाम ज़रूर होगा, जैदी बोला। 15 मिनट बाद मोना चौधरी और देवराज चौहान इमारत के पीछे मिले। वह इमारत 5,000 गज में फैली थी और शहर की सीमा पर थी। दूर कहीं कॉलोनी की रोशनी दिखाई दे रही थी। आसपास खेत थे। खामोशी थी। ठंडी हवा चल रही थी। बाहर आने जाने के लिए एक फाटक इमारत के दाईं तरफ भी है, मोना चौधरी बोली। परंतु फाटक के बाहर कोई पहरेदार नहीं है। शायद वे भीतरी तरफ होंगे। इमारत की छत पर पहरेदार है। हाँ, इमारत की छत पर पहरेदार है, परंतु बाईं तरफ, जिधर से मैं आया हूँ, उस तरफ भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम और मैं अपना चक्कर पूरा करके जैदी महाजन के पास ही मिलते हैं, देवराज चौहान ने कहा और आगे बढ़ गया। 15 मिनट बाद मोना चौधरी और देवराज चौहान जैदी महाजन के पास जा पहुंचे। इमारत के दाईं तरफ भी वैसा ही फाटक है, जैसा कि हमें सामने दिखाई दे रहा है, मोना चौधरी ने कहा। इमारत में आने जाने के लिए 2 रास्ते हैं और छत पर गनमैन टहल रहे हैं। जैदी और महाजन, देवराज चौहान बोला। तुम दोनों एक एक फाटक संभाल लो। कोई बाहर से आए तो उसे तुम लोग संभालोगे। ज़रूरत समझो तो शूट कर देना। भीतर से कोई बाहर जाए तो उसे संभालना है। अगर ये लगे कि वो कोई बड़े ओहदे वाला है और हमें उन 10 आतंकियों के पते बता सकता है, तो उसे कैदी बनाकर रखो और उससे आतंकवादियों के घर के पते मालूम करने की कोशिश करो। इस दौरान मैं और मोना चौधरी अली के इस ठिकाने के भीतर जाएंगे। सिर्फ तुम दोनों? जैदी ने अंधेरे में उन्हें देखा। हाँ, हम दोनों। भीतर हम संभालेंगे, बाहर तुम दोनों। जैदी और महाजन की नज़रें मिली। ठीक है, महाजन ने कहा। तुम दोनों जाकर अपनी जगह संभाल लो, देवराज चौहान ने कहा। मैं सामने की तरफ रहूंगा। महाजन गन थामे आगे बढ़ गया। मैं दाईं तरफ वाले फाटक पर। जैदी ने दिशा बदली और आगे चला गया। मोना चौधरी और देवराज चौहान की नज़रें मिली। बोलो देवराज चौहान, मोना चौधरी ने कहा। तुम कैसे ये काम करना चाहती हो? ये काम तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारी मर्जी चलेगी, मोना चौधरी ने कहा। हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तो भीतर प्रवेश करना और दूसरे छत के पहरेदारों को संभालना। तुम बताओ मैं क्या करूं? छत पर मौजूद पहरेदारों को संभालो। वो कितने हैं, कुछ अनुमान? देवराज चौहान ने पूछा। छत बड़ी है, मेरे ख्याल से वहाँ से 4 से 6 तक गनमैन होने चाहिए, मोना चौधरी बोली। उनसे निपटकर मैं ठिकाने के भीतर आ जाऊंगी।
ये बात याद रखना कि हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि भीतर वालों से दिल्ली पर हमला किए बैठे आतंकवादियों के परिवारों के घर के पते जान सके। यही इस वक्त हमारा मिशन है। खून खराबा हमारा लक्ष्य नहीं है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हमारे पास वक्त कम है। दिल्ली में कभी भी हालात बदल सकते हैं। हमें तेजी से काम करना है। हो सकता है भीतर में तगड़ी मुठभेड़ का सामना करना पड़े। देखा जाएगा, मोना चौधरी ने सर्द स्वर में कहा। तो अब शुरू हो जाएं? हाँ चलो। देवराज चौहान और मोना चौधरी तेजी से आगे बढ़ते चले गए। फिर धीरे धीरे मोना चौधरी देवराज चौहान से अलग होती अन्य दिशा की तरफ इमारत की तरफ बढ़ती चली गई। इस इमारत की चार दीवारी 12 फीट ऊंची थी। उसके ऊपर 2.5 फीट के कटीले तार लगे हुए थे। उसे पार कर पाना आसान काम नहीं था। मोना चौधरी उस दीवार के नज़दीक खड़े पेड़ के पास पहुंची। गन को कंधे पर लटकाया और बंदर की भांति पेड़ के तने पर चढ़ती चली गई। वो 10 फीट ऊपर पहुंचकर रुकी, जहां से तने की मोटी मोटी शाखाएं इधर उधर फैलती ऊपर की तरफ जा रही थीं। एक मोटी शाखा तो दीवार को छू रही थी। मोना चौधरी पेड़ पर खड़ी हुई और इमारत की तरफ देखा। पेड़ ज़्यादा घना नहीं था। उसे वहां से देखने में कोई परेशानी नहीं आ रही थी। परंतु यहाँ से चार दीवारी के भीतर का नज़ारा उसे नहीं दिख रहा था। जबकि छत पर टहलने टहलते उसने दो गनमैनों की झलक पा ली थी। मोना चौधरी कुछ और पेड़ के ऊपर चढ़ी। अब उसे चार दीवारी के भीतर का नज़ारा स्पष्ट दिख रहा था। मोना चौधरी वहीं रही और भीतर देखती रही। दीवार के साथ काफ़ी जगह खाली थी। फिर इमारत की शुरुआत हो रही थी। मोना चौधरी की नज़रें वहाँ फिरती रहीं। वक्त बीतने लगा। तभी उसने एक साई को देखा, जो सावधानी से गन थामे आगे बढ़ा जा रहा था। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। अगले ही पल उसके होंठ गोल से होकर सिकुड़ गए। वो साया और कोई नहीं, देवराज चौहान था। मतलब कि वहाँ कोई गनमैन नहीं था। तभी तो देवराज चौहान आराम से वहाँ से निकल गया था। मोना चौधरी ने एक निगाह छत की तरफ डाली। वहाँ उसे एक गनमैन दिखा। परंतु वो मोना चौधरी को ज़्यादा सतर्क नहीं दिखा। रोजमर्रा की ड्यूटी देकर वो उस बाबत अभ्यस्त हो चुका था कि कोई खतरा नहीं आने वाला। मोना चौधरी अब धीरे धीरे उस मोटी डाल की तरफ सरकने लगी, जो कि दीवार तक जा रही थी। जल्द ही मोना चौधरी उस डाल के सारे किनारे तक पहुंच गई। तब उसने एक निगाह छत पर डाली। वहां कोई न दिखा। मोना चौधरी ने हाथ बढ़ाकर कांटेदार तारों को पकड़ा और तने से पैरों को हटा लिया। उसकी टांगें दीवार पर आ लगी। अगले ही पल उसने उछाल भरी और पाँव को दीवार पर रख लिया। दोनों हाथों से उसने तारों को पकड़ रखा था। उकड़ू सी बैठकर उसने छत की तरफ नजर डाली। इस वक्त उधर कोई न दिखा। अगले ही पल मोना चौधरी ने दीवार लगे पाँव को खास अंदाज में झटका दिया और तारों पर से हाथ हटा लिए। मोना चौधरी का शरीर उछला और तारों को पार करता हुआ भीतर की तरफ नीचे गया। पाँव जमीन पर जा टिके। मोना चौधरी जरा सी लड़खड़ाई, फिर संभल गई। उसने ऊपर छत की तरफ देखा। वहाँ कोई गनमैन नहीं था। किसी की निगाह उसकी हरकत पर ना पड़ी थी। मोना चौधरी फुर्ती से आगे बढ़ी और इमारत की दीवार से जा लगी। अब छत पर से देखे जाने का खतरा नहीं था। गन कंधे से निकालकर हाथ में ले ली। नजरें फिरने लगीं। यहाँ अंधेरा था। कोई रोशनी नहीं थी, कोई दिख भी नहीं रहा था। जबकि मोना चौधरी को अली के ठिकाने पर सख्त पहरेदारी होने की उम्मीद थी। सब ठीक पाकर मोना चौधरी दीवार के साथ साथ आगे बढ़ी। तभी ठिठक गई। उसकी निगाह दीवार के साथ साथ छत की तरफ जाते वाटर पाइप पर पड़ी। मोना चौधरी ने आसपास देखा, फिर कन कंधे पर फंसाकर फुर्ती से पाइप को थामे पैरों के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। जल्दी उसने पहली मंजिल पार कर ली। उसे दूसरी मंजिल की छत तक जाना था। परंतु अगले ही पल पाइप के साथ ही चिपक कर रुक गई। अभी अभी छत से किसी ने नीचे झाँका था। मोना चौधरी की तिरछी निगाह पाइप से चिपके उस पर ही रही। फिर वो वहां से हट गया। मोना चौधरी पुनः तेजी से पाइप के सहारे ऊपर चढ़ती चली गई। रेन वाटर पाइप छत की दीवार से 3 फीट नीचे ही खत्म होकर दीवार में जा रहा था। मोना चौधरी दो पल वहीं टिटकी रही। फिर एकाएक तेज झटके के साथ उछली और ऊपर होते हुए छत की मुडेर पर हाथ जा टिके और नीचे लटकने लगी। कुछ क्षण ऐसे ही रही। नजरें ऊपर की तरफ रहीं कि अगर उसकी आहट किसी ने पा ली तो वह जरूर नीचे झांकेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भी दीवार से झांकता न दिखा। मोना चौधरी ने मुंडेर पर जमे हाथों पर ताकत लगाकर अपने को ऊपर खींचा और चेहरा दीवार के आखिरी हिस्से पर आ टिका। अब छत का काफी बड़ा हिस्सा उसे दिखाई देने लगा था। तभी उसने एक गनमैन को इधर आते देखा। मोना चौधरी ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। हाथ दीवार के किनारों पर कोना पकड़े रहे। मिनट भर बीत गया, सब ठीक रहा। मोना चौधरी ने पुनः अपना सिर ऊपर किया। वो गनमैन दूर जा रहा था। एक अन्य गनमैन दिखा, वो भी दूर था। मोना चौधरी ने उछाल लिया, दीवार पर पहुंची। फिर दीवार से नीचे सरक कर छत पर बैठती चली गई। अपनी सांसों को संयंत्र किया और कंधे पर लटकी गन को हाथों में ले लिया। अंधेरा था यहाँ। यूं चंद्रमा निकला हुआ था। उसकी रोशनी पर्याप्त थी, परंतु रह रहकर वो आसमान में मंडराते बादलों की ओट में छिप जाता था और घुप अंधेरा हो जाता। सतर्क सी मोना चौधरी की निगाह हर तरफ घूम रही थी छत पर। आधे मिनट में ही उसने 5 गनमैन देख लिए थे, परंतु अभी छत और भी थी। वहाँ और भी हो सकते थे।
एकाएक मोना चौधरी सतर्क हो गई। वो गनमैन उधर का पूरा चक्कर लगाकर वापस आ रहा था इसी तरफ। मोना चौधरी थम गई। इस वक्त चंद्रमा घने बादलों की ओट में था और पूरा अंधेरा था। वो गनमैन पास आता जा रहा था। गन उसने कंधे पर लटका रखी थी। अब उसके कदमों की आवाज़ें स्पष्ट कानों में पड़ने लगी थी। मोना चौधरी के पास ना तो छिपने की जगह थी ना ही वक्त। वो वैसे ही बैठ रही थी। अभी तक सामने से आते गनमैन की निगाह घुप अंधेरी की वजह से उस पर नहीं पड़ी थी। वो शांत सा पास आता जा रहा था और पास आ गया। महज 3 कदम दूर था वो। दीवार के पास रुका, परंतु अंधेरे में दुबकी उसे नहीं देख पाया। दीवार से उसने नीचे झांका, फिर पलटकर वापस चल पड़ा, परंतु तब तक मोना चौधरी फैसला कर चुकी थी कि उसे क्या करना है। वो उसके पलटते ही एक्शन में आ गई थी। श्श! मोना चौधरी के होठों से मध्यम सी आवाज़ निकली। गनमैन उसी पल चीख कर पलटा। मोना चौधरी ने बैठे ही बैठे बिल्ली की तरह झपट्टा मारा और उससे लिपट गई। वो समझ भी नहीं सका कि क्या हुआ, कि तभी उसने अपनी कनपटी पर बेहद तीव्र दबाव महसूस किया और अगले ही पल वो मोना चौधरी की बाहों में झूल गया। मोना चौधरी ने उसे जल्दी से नीचे दीवार के साथ लिटा दिया और अपनी गन थामे उस गनमैन की जगह पहरे का चक्कर लगाने लगी। इस दौरान उसने गन को कंधे से लटकाया और साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में पकड़ ली और उसी गनमैन की तरह टहलती आगे बढ़ती रही। छत पर अंधेरा था। अन्य गनमैनों द्वारा इतनी जल्दी पहचाने जाने का खतरा नहीं था और मोना चौधरी ने उन्हें इतना वक्त ही नहीं देना था कि वे उसे पहचाने। फैसला कर चुकी थी कि अब उसे क्या करना है। कुछ आगे पहुंची मोना चौधरी की एक गनमैन उसे बाईं तरफ दिखा, दूसरा दाईं तरफ। एक 5 कदम दूरी पर था, दूसरा 10 कदम दूरी पर। मोना चौधरी ने 10 कदम दूर वाले का निशाना लिया। ट्रिगर दबा, बेआवाज सी गोली निकली और उसके सिर में जा लगी। वो धड़ाम से नीचे जा गिरा। तभी 5 कदम दूरी पर मौजूद गनमैन कह उठा, क्या हुआ? मोना चौधरी ने उसे मौका नहीं दिया और उसके सिर का भी निशाना ले लिया। उसके घुटने मुड़ते चले गए और वो नीचे जा गिरा। उसकी गन को छत से टकराने की तेज आवाज़ उभरी। उसी पल मोना चौधरी ने खुद को भी नीचे गिरा लिया। यह आवाज़ कैसी है? कुछ दूर से आवाज़ आई। मोना चौधरी नीचे स्थिर पड़ी थी। आंख अंधेरे में देखने का स्पष्ट प्रयास कर रही थी। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर हाथ में तैयार थी कि फौरन चलाई जा सके। शिकार के पास आने का इंतजार था उसे। मुदस्सर! वही आवाज़ पुनः गूंजी। फिर कदमों की आहटें पास आती महसूस हुई। मोना चौधरी सतर्क हो गई। आहटें अब करीब आने लगी थीं। अब आने वाला मोना चौधरी को दिखाई देने लगा था। गन उसके हाथों में दबी थी। वो सतर्क दिख रहा था। देखते ही देखते वो नीचे पड़े अपने साथी के पास पहुंचकर ठिठका और झुककर उसे टटोलने लगा। वो मर चुका है, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। औरत की आवाज़ वहां सुनकर वो बुरी तरह चौंक कर पलटा। उसी पल मोना चौधरी ने टिगर दबा दिया। बेआवाज सी गोली निकली और उसकी छाती में कहीं जा लगी। उसके हाथ से गन छूट गई। छाती थामे वो नीचे बैठता चला गया। मोना चौधरी रबड़ के बबुए की तरह उछली और उसके सिर का निशाना लेकर ट्रिगर दबाया तो वो तीव्र झटके के साथ नीचे फैलता चला गया, फिर हिला नहीं। दरिंदगी बरस रही थी मोना चौधरी के चेहरे पर। बिल्ली की तरह चमकती आंखें हर तरफ छत पर घूम रही थी। दूर एक गनमैन और दिखा। वो 5वां गनमैन था। तभी मोना चौधरी पलटी और पहले वाले गनमैन की तरफ बढ़ गई, जिसे कि वो बेहोश करके आई थी। पास पहुंचकर उसने उसके सिर में गोली मारी और वो भी शांत पड़ गया। मोना चौधरी आंखों में वहशीपन लिए पलटी और 5वें गनमैन की तरफ देखा, जो कि दूर था, परंतु शायद उसे किसी तरह की गड़बड़ का एहसास हो गया था। वो गन थामे इस तरफ आने लगा था। चंद्रमा के सामने से बादल छट गए और सफ़ेद तेज रोशनी छत पर पड़ रही थी। वहां का सारा दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगा था। मोना चौधरी रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे लटकाए 5वें की तरफ बढ़ने लगी। वो भी इसी तरफ आ रहा था। चंद कदम ही तय किए होंगे कि उस गनमैन की आवाज़ आई, कुछ गड़बड़ है क्या? मैं 2 को नीचे गिरा देख रहा हूँ। मोना चौधरी इसकी तरफ बढ़ती रही। 2 पलों की खामोशी के बाद वो पुनः बोला, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है, उसके पास जाती मोना चौधरी बोली। औरत की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा। उसने फुर्ती से गन सीधी की। तब तक मोना चौधरी रिवॉल्वर वाला हाथ फायर करने के लिए सीधा कर चुकी थी। हालात ऐसे बने कि 5वां गनमैन फायर नहीं कर सका और हड़बड़ाकर वो मोना चौधरी पर झपट पड़ा। उसके हाथ में दबी गन मोना चौधरी के रिवॉल्वर वाले हाथ की कलाई से जा टकराई। इसी में ही हाथ हिला और निशाना चूक गया। गोली छत पर जा लगी। तब तक वो मोना चौधरी से तीव्रता से आ टकराया था। चूंकि ये सब अचानक हुआ, इसके लिए मोना चौधरी तैयार नहीं थी। पैर उखड़ गए उसके। लड़खड़ाकर 2 कदम वो पीछे हुई और फिर पीछे की तरफ गिर गई। गनमैन उस पर आ गिरा। मोना चौधरी के होंठों से करहा निकली। रिवॉल्वर हाथ से निकल गई थी। दोनों भिड़ गए। गनमैन ने मोना चौधरी का गला पकड़ लेना चाहा। कौन हो तुम? वो गुर्राया। तभी पूरी ताकत लगाकर मोना चौधरी ने उसे अपने ऊपर से धक्का दिया। वो ऊपर से हटता बगल में ही लुढ़क गया। मोना चौधरी फुर्ती से उछलकर खड़ी हो गई, परंतु वो भी कम फुर्तीला नहीं था। वो भी खड़ा हो चुका था। दोनों शेरों की भांति सतर्कता से एक दूसरे को घूरने लगे। कौन है तू? गनमैन गुर्रा उठा। मोना चौधरी। कहाँ की है तू?
हिंदुस्तान की। यहाँ क्या करने आई है? मैंने तुमसे पूछा कि तुम लोगों ने आतंकवादियों को हिंदुस्तान क्यों भेजा? मोना चौधरी ने दांत पीस कर कहा। उसके होठों से गुर्राहट निकली। तो ये बात है। इसके साथ ही वो गोली की भांति मोना चौधरी पर झपटा। तेरी मौत तुझे यहाँ ले आई है। मोना चौधरी ने खुद को बचाया और जोरदार ठोकर उसके पेट में मारी। वो करा उठा। मोना चौधरी ने फुर्ती से दूसरी ठोकर उसके चेहरे पर मारी तो वो नीचे लुढ़कता चला गया, परंतु तुरंत ही खड़ा हो गया और मौत भरी नजरों से मोना चौधरी को देखने लगा। तभी बादलों का झुंड चंद्रमा के सामने आ गया था और छत पर अंधेरा सा छा गया, परंतु वे दोनों खतरनाक निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा, वो गुर्रा उठा। मैंने तुम्हारे चारों साथियों को मार दिया, मोना चौधरी ने दांत पीस कर कहा। वो मरने वाले नहीं थे, गफलत में मारे गए हैं। अगले ही पल दोनों एक साथ एक दूसरे पर झपट पड़े। बुरी तरह वे आपस में टकराए और नीचे जा गिरे। फिर तुरंत ही उछल कर खड़े हो गए। मोना चौधरी दोबारा उस पर झपट पड़ी कि वो फुर्ती से झुका और सिर का वार मोना चौधरी की छाती पर किया। मोना चौधरी के होठों से कराह निकली और उछलकर पीछे को जा गिरी। इससे पहले कि संभलती, गनमैन ने उसकी पिंडली पकड़ी और खींचने लगा छत के फर्श पर। मोना चौधरी ने खुद को संभालना चाहा कि तभी पिंडली थामे वो मोना चौधरी को गोल गोल घुमाने लगा। मोना चौधरी का शरीर छत से ऊपर उठ गया था। हवा में उसका शरीर घूमता जा रहा था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मोना चौधरी ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। उसी पल उसने मोना चौधरी की पिंडली छोड़ दी। मोना चौधरी का शरीर तेजी से छत से टकराने वाला था कि तभी मोना चौधरी के दोनों हाथों को छत पर टिका दिया और खास अंदाज में अपने शरीर को झटका दिया। छत से टकराने की अपेक्षा उसका शरीर हवा में उछला और अगले ही पल वो सही सलामत छत पर खड़ी थी। इतने में ही उसे एहसास हो गया था कि उसका दुश्मन कम नहीं है। इस पर तो ताकत से नहीं, चालाकी से काबू पाना होगा। अगले ही पल मोना चौधरी चौंकी। उसने अंधेरे में गनमैन को नीचे झुकते देखा। जाहिर था कि वो गन उठा रहा था। वक्त कम था। मोना चौधरी ने फुर्ती से अपने जूते में फंसा चाकू निकाला। बटन दबाया तो इसका फल बाहर निकल आया और उसी पल चाकू को फल से पकड़कर उसका निशाने लेकर उस पर फेंका। तब वो गन थामे सीधा हो रहा था कि चाकू उसके कंधे में जा फंसा। उसके शरीर को तीव्र झटका लगा। पीड़ा की तीव्र लहर उसके शरीर में दौड़ती चली गई। मोना चौधरी ने वक्त बर्बाद नहीं किया और तीर की भांति उसकी तरफ दौड़ी। चाकू की परवाह ना करके गनमैन ने खुद को संभाला कि मोना चौधरी तीव्रता से आकर उससे टकराई। इतनी जोरदार टक्कर थी कि गनमैन के पैर उखड़ गए और हवा में उठकर वो पीछे जा गिरा। गन हाथ से छूट गई। इससे पहले वो संभलता, मोना चौधरी उसके पास पहुंच चुकी थी। गनमैन ने कंधे में धंसे चाकू की परवाह ना करके फुर्ती से उठना चाहा कि तभी मोना चौधरी झुकी और इसके सिर को दाएं बाएं से हथेलियों में फंसाया और जोर से झटका दिया। कड़ाच की आवाज़ उभरी और गनमैन की गर्दन टेढ़ी होकर एक तरफ को ढुलक गई। गर्दन की हड्डी टूट गई थी उसकी। वो पलक झपकते ही मर गया था। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली और बैठे ही बैठे हर तरफ देखा। छत पर 5 गनमैन की लाशें बिखरी पड़ी थी। अब हर तरफ शांति थी। 5वें गनमैन ने उसे जबरदस्त टक्कर दी थी। चाकू लगने के बाद भी वो हटा नहीं था और देर तक मुकाबला करने की हिम्मत रखता था। छत पर तेज हवा चल रही थी, परंतु मोना चौधरी के माथे पर पसीना चमक रहा था। मोना चौधरी की निगाह अंधेरे में छत पर घूमने लगी। उसे अपनी रिवॉल्वर और गन की तलाश थी। झगड़े के दौरान गन कंधे से उछलकर नीचे जा गिरी थी। जल्दी उसे रिवॉल्वर और गन मिल गई। गन को उसने पुनः कंधे से लटकाया और रिवॉल्वर हाथ में थामे छत से नीचे जाने का रास्ता ढूंढने लगी। एक तरफ सीढ़ियों की मोमटी बनी थी। ऐसे में रास्ता तलाश करने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो सीढ़ियों पर पहुंची और रिवॉल्वर थामे सीढ़ियां उतरने लगी। पाँव की आहट बेहद कम हो रही थी। अभी आधी सीढ़ियां ही उतरी थी कि ठिठक गई। सामने ही सीढ़ी पर एक आदमी बैठा था। उसने टांगों पर गन रखी हुई थी। वो सिर उठाए उसे ही देख रहा था और बोला, क्या बात है, आज तू बार बार नीचे जा रहा है? ड्यूटी में तेरा मन नहीं लग रहा? मोना चौधरी ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और ट्रिगर दबा दिया। बे आवाज शोला निकला और उसके चेहरे उठाए माथे में प्रवेश कर गया। अगले ही पल वो सीढ़ियों पर ही लुढ़क कर शांत पड़ गया। मोना चौधरी आगे बढ़ी और उसे फलांग कर सावधानी से नीचे उतरती चली गई। देवराज चौहान ने एक ही उछाल में दीवार की मुडेर थामी और ऊपर उठता चला गया। फिर उसने कांटेदार तार को सावधानी से पकड़ा और दीवार के भीतर झांका। कुछ पल देखने के पश्चात उसे यकीन हो गया कि दीवार के उस पार कोई पहरा नहीं है, जबकि उसे यकीन था कि पहरा होगा। अपनी तसल्ली करने के पश्चात तारों को थामे वो दीवार पर खड़ा हो गया। गन कंधे पर फंसा ली थी। उसी पल उसने अपने शरीर को तीव्रता से झटका दिया तो दीवार से उसके पैर उठते चले गए और फिर आसमान की तरफ होते दीवार के भीतरी तरफ झुके तो उसने तारे छोड़ दी। अगले ही पल उसके पांव दीवार के भीतर जमीन पर जा टिके। मामूली सा लड़खड़ाया, फिर संभल गया। गना पुनः हाथ में आ गई थी। पैनी निगाह हर तरफ थी, परंतु कोई खतरा न दिखा तो गन थामे तेजी से वो आगे बढ़ता गया। अब उसे इमारत के भीतर प्रवेश करने का रास्ता चाहिए था। इमारत के साथ साथ वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। खिड़कियां बंद थी और भीतर अंधेरा था। कुछ आगे जाकर वो ठिठका।
एक खिड़की पर रोशनी हो रही थी। थोड़ा बहुत पर्दा भी उस पर लगा था। देवराज चौहान ने झिर्री में से भीतर झांकने की चेष्टा की। कुछ पल यही आलम रहा। कमरे में शांति सी थी, जैसे कोई ना हो वहाँ। देवराज चौहान ने खिड़की खोलने की चेष्टा की, परंतु वो बंद थी। दबे पांव देवराज चौहान पुनः आगे बढ़ने लगा। अब वो हर खिड़की को चेक कर रहा था कि कोई खुली हो तो भीतर प्रवेश कर सके। लेकिन तभी एक दरवाज़ा देखकर ठिठक गया। यह दरवाज़ा इमारत के साइड से भीतर प्रवेश करने के लिए था। देवराज चौहान ने दरवाजे को थोड़ा सा ढकेला, परंतु वो भीतर से बंद था। होंठ भिज गए देवराज चौहान के। वो पुनः आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा कि 10 कदमों के बाद ही ठिठक गया। एक खिड़की खुली हुई थी और भीतर रोशनी थी। देवराज चौहान ने सावधानी से भीतर झाँका। यह किचन था। खाने पीने के सामान की खुशबू उसकी सांसों से टकराई। एक शैल पर गैस का चूल्हा जल रहा था। उस पर कोई बर्तन रखा हुआ था। किचन बड़ा था और इस वक्त वहाँ की हालत देखकर स्पष्ट लग रहा था कि किचन में काम चल रहा है और काम करने वाला अभी अभी बाहर गया है। देवराज चौहान ने वहाँ नजरें हटाकर बाहर हर तरफ देखा। सब ठीक था। अगले ही पल देवराज चौहान ने गन को कंधे पर लटकाया और खिड़की की चौखट पर हाथ रखे हल्की सी उछाल के साथ चौखट पर पांव रखे। फिर आहिस्ता से भीतर की तरफ उतर गया। गन हाथ में ले ली। उस बड़ी किचन में दो तरफ शेल्फें थीं। एक तरफ सामान रखने के लिए बड़ी सी लकड़ी की अलमारी दीवार में फिक्स थी। देवराज चौहान गन थामे दरवाजे की तरफ बढ़ा कि झटक गया। कदमों की आहट उसे सुनाई दी। देवराज चौहान फौरन दरवाजे के पास ही दीवार से सट गया और आने वाले का इंतजार करने लगा। कदमों की आहटें पास आती जा रही थीं। देवराज चौहान के होठ भिज चुके थे। तभी एक आदमी ने भीतर प्रवेश किया। वो स्लेटी रंग के पठानी सूट में था। वो सीधा गैस के पास पहुंचा और उस पर रखे पतीले के भीतर नजर डाली और सिर हिलाकर पास ही रखे फ्रिज को खोला। देवराज चौहान को उसकी पीठ नजर आ रही थी। हाथ में दबी गन उसकी तरफ हो चुकी थी। भिजे होंठ, चेहरे पर सख्ती। वो इस बारे में भी सतर्क था कि वहां कोई और ना आ जाए। वो फ्रिज बंद करके पलटा कि देवराज चौहान पर निगाह पड़ते ही ठिठक गया। उसकी आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान के हाथ में दबी गन को देखा। फिर उसकी निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। देवराज चौहान एक टक उसे देख रहा था। वो 55 बरस का सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति था। उसके सिर के बालों में भी काफ़ी सफ़ेदी थी। छाती और पेट वाले हिस्से में उसने एप्रेन बांध रखा था कि काम के दौरान कपड़े गंदे ना हों। कई पल पैनी खामोशी में बीत गए। खाना खाओगे? वो व्यक्ति शांत स्वर में बोला। मैं यहाँ खाना बनाने का काम करता हूँ। तुमने उन लड़कों को भी खाना बनाकर खिलाया होगा जो इस वक्त हिंदुस्तान की दिल्ली में हमला किए बैठे हैं। देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा। खिलाया था? हाँ, मेरा बनाया खाना खाकर ही तो वो तगड़े हुए। कहकर वो मुस्कुराया। लेकिन तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैं हिंदुस्तानी हूँ। वो चौंका, कुछ संभला। दिल्ली से आया हूँ। दांत भिज गए थे देवराज चौहान के। वो सतर्क सा नजर आने लगा था। देवराज चौहान नाम है मेरा। वो कुछ न बोला। देवराज चौहान को देखता रहा। तो तुमने उन आतंकवादियों को तगड़ा करके भेजा? देवराज चौहान का स्पष्ट सपाट था। वो खामोश रहा। देवराज चौहान को देखता रहा। 10 थे वो? पूछा देवराज चौहान ने। हाँ। तुम कौन हो जो? तुम्हारे लिए मैं हिंदुस्तानी हूँ, इतना जानना ही बहुत है। तो तुम आतंकवादियों को तगड़े करते हो खिला पिलाकर, फिर उन्हें हथियार थमाकर हिंदुस्तान भेज देते हो कि वो मासूमों को मारे। शांत था देवराज चौहान का सर। मेरा काम उन्हें खिलाना पिलाना है, कहीं भेजना नहीं। वो क्या उठा? अली भेजता है मासूमों को आतंकवादी बनाकर? उसने सहमति से सिर हिला दिया। मुझे पक्की खबर मिली है कि अली यहीं है। बताओ इस वक्त वो किस कमरे में है? तुम्हें गलत खबर मिली है, उसने कहा। अली 4 दिन से यहाँ नहीं आया। झूठ मत बोलो, मैं सच कह रहा हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। तो अली यहाँ नहीं है? नहीं। कितने दिन यहाँ रहे वो लड़के? 15-17 दिन। तो तुमने उनसे ये भी पूछा होगा कि वो किस किस शहर के रहने वाले हैं, उनके घर कहाँ कहाँ हैं? मेरा काम उन्हें खाना खिलाना था, उनकी पसंद का खाना खिलाना। उनसे बातें करने की इजाज़त नहीं थी मुझे। ऐसों से बातें करने की इजाज़त मुझे नहीं होती जिन्हें मिशन पर भेजा जा रहा हो। तो तुम नहीं जानते कि उन लड़कों के परिवार कहाँ कहाँ पर रहते हैं? नहीं जानता। तुमने ये जानकर करना भी क्या हिंदुस्तानी? वो शांत स्वर में कह उठा। देवराज चौहान ने गन उसकी तरफ ताने रखी थी। यहाँ पर ऐसा कौन है जो उनके परिवारों के ठिकाने के बारे में जानता हो? देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं जानता। मरना चाहते हो? अंसारी को पता हो सकती है ये बात। अंसारी कौन? इस ठिकाने का करता धरता है। अली जब भी यहाँ आता है तो उसके साथ चिपका रहता है वो। कितने लोग हैं यहाँ? 15 के करीब। 5 छत पर हैं और 10 नीचे। नीचे वाले किस तरफ हैं? एक कमरे में है। कुछ लॉबी में बैठे ताश खेल रहे हैं। वो कह उठा। अंसारी कहाँ है? कमरे में पी रहा है। वहां तक पहुंचने का रास्ता बताओ। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में पूछा। यहाँ से बाहर निकलकर बाईं तरफ आगे बढ़ जाओगे तो कुछ आगे जाकर लॉबी में पहुंच जाओगे। और अंसारी वाला कमरा? वो लॉबी के उस तरफ ही है। तभी पिट 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 की मध्यम आवाज़ें हुई। गन से गोलियां निकली और कुछ खानसामे की छाती पर कुछ सिर में जा लगी।
साइलेंसर लगा होने के कारण गोलियों का शोर किचन से बाहर नहीं गया था। वो फ्रिज से टकराया और नीचे जा गिरा। कुछ पल वो हिलता रहा, फिर शांत पड़ गया। अब तुम आतंकवादियों को खाना खिलाकर तगड़ा नहीं कर सकोगे, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा और गन थामे आगे बढ़कर किचन के दरवाजे पर पहुंचा और सावधानी से बाहर झाँका। हर तरफ का रास्ता खाली था। खामोशी ठहरी थी वहां। देवराज चौहान बाहर निकला और बाईं तरफ बढ़ गया दबे पांव। सतर्कता से आगे बढ़ते हुए उसकी हर निगाह हर तरफ पीछे भी जा रही थी। देवराज चौहान जानता था कि इस वक्त वो अली के ठिकाने पर है। अगर दुश्मन को संभलने का मौका दिया तो वो उसे मार देंगे। इसलिए खुद को बचाने के लिए दूसरों को खत्म करना जरूरी था। 20-25 कदम आगे पहुंचकर ठिठका। बातों की मध्यम सी आवाज़ें उसके कानों में पड़ने लगी थी। कुछ आगे जाकर वो दीवार समाप्त हो रही थी। देवराज चौहान समझ गया कि उस दीवार समाप्ति पर ही लॉबी है और कुछ लोग वहां बैठे हैं। अब देवराज चौहान गन थामे बेहद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दीवार के आखिरी कोने पर पहुंचकर ठिठका। अब आवाज़ें स्पष्ट थीं और वो ताशी खेल रहे थे। देवराज चौहान ने खुद को तैयार किया। गन को फायरिंग वाले अंदाज में थामा और तेजी से आगे बढ़ गया। वो 5 थे जो फर्श पर ही बल्ब की रोशनी में ताश खेल रहे थे। उनके घेरे के बीच नोट पड़े थे। तभी एक की निगाह उस पर पड़ी, फिर दूसरे की। वो फिरती से गनों की ओर झपटे। तभी देवराज चौहान ने गन का मुंह खोल दिया। पिट 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 पिट। देखते ही देखते वो पांचों ठंडे होते चले गए। फर्श पर खून बहता दिखने लगा। देवराज चौहान दरिंदा बना हुआ था। भिजे होठ, आंखों में नाचते मौत की शोले। इस वक्त वो सिर्फ इतना जानता था कि ये वो लोग वो हैं जो हिंदुस्तान पर हमला कराकर वहां खौफ पैदा कर देना चाहते हैं। इन लोगों के भेजे आतंकवादियों ने न जाने कितनी लाशें बिछाई हैं हिंदुस्तान में और कितनी अभी बिछाएंगे। इन वहशियों का सिलसिला रुकने वाला नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान पर हमला कराने के नाम पर ये अपने हमदर्दों से नोट वसूलते हैं। देवराज चौहान ने आसपास देखा, फिर आगे बढ़ गया। सामने कमरों की कतार नजर आ रही थी। गन थामे सावधानी से आगे बढ़ता रहा देवराज चौहान। कुछ कमरों के दरवाजे खुले थे तो कुछ के बंद थे। देवराज चौहान हर कमरे में झांकता आगे बढ़ने लगा कि ठिठक गया। उसके कानों में मध्यम सी आवाज़ें पड़ने लगीं। देवराज चौहान की निगाह आगे वाले कमरे के दरवाजे पर जा टिकी। वो आवाज़ें वहीं से आ रही थीं। अब देवराज चौहान दबे पांव आगे बढ़ने लगा। औरत की आवाज़ उसके कानों में पड़ने लगी। देवराज चौहान के दांत भिज गए। अजीब सी आवाज़ें थी वो। देवराज चौहान समझ गया कि कमरे में औरत के साथ कोई है। वह अंसारी भी हो सकता है। देवराज चौहान दरवाजे पर आ पहुंचा था। दोनों हाथों में गन थामे दीवार से सटकर सिर आगे करके उसने सावधानी से भीतर झाँका, फिर फौरन ही सिर पीछे कर लिया। वहां 3 आदमी बैठे थे। तीनों की निगाह वहां चल रहे टीवी पर थी और टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही थी। औरत की आवाज़ें टीवी से ही उठ रही थी। देवराज चौहान का चेहरा दरिंदगी से भर उठा। वो फौरन दरवाजे पर पहुंचा और गन सीधी करके हल्के से ट्रिगर दबाया तो टीवी की स्क्रीन में छेद बनते चले गए। टीवी बंद हो गया। वहां से धुआं उठने लगा। उन तीनों की पीठ थी दरवाजे की तरफ। ये होता पाकर वो फौरन चौंक कर खड़े हो गए। दरवाजे पर गन थामे देवराज चौहान खड़ा था। उस पर निगाह पड़ते ही तीनों बुरी तरह चौंके। कौन हो तुम? एक के होठों से निकला। बाहर का आदमी यहाँ तक कैसे पहुंच गया? दूसरा कह उठा। देवराज चौहान सावधानी से 2 कदम भीतर आ गया। गन उनकी तरफ थी। वो तीनों भी हक्के बक्के उसे देख रहे थे। कमरे में एक टीवी और चल रहा था। उसकी आवाज़ बंद कर रखी थी। वो हिंदुस्तान का सबसे आगे वाला न्यूज़ चैनल था और वहाँ पर दिल्ली पर हुए हमलों के बारे में बराबर खबरें दी जा रही थीं। देवराज चौहान ने उस टीवी की तरफ गन करके एक बार ट्रिगर दबाया तो कई गोलियां स्क्रीन में जा धंसी। वहाँ छेद हो गए और धुआं से निकलने लगा। गन पुनः उन तीनों की तरफ हो गई थी। कौन हो तुम? उनमें से एक ने परेशानी भर में स्वर में पूछा। अंसारी कौन है तुम में? देवराज चौहान ने दांत भींचकर पूछा। मैं, एक ने कहा। वहाँ से हटो और टीवी की तरफ चले जाओ, देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। लेकिन सुना नहीं तुमने? वो सूखे होठों पर जीभ फेरता घबराया सा वहां से हटा और टीवी के पास जा पहुंचा। तभी देवराज चौहान की गन से पिट 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 गोलियां निकली और उन दोनों के सीने में जा धंसी। वो चीखे, फिर नीचे जा गिरे। देवराज चौहान की गन पिट पिट पुनः बोली, फिर वो शांत पड़ गए। ये देखकर अंसारी का चेहरा फक पड़ गया। देवराज चौहान ने गन अब उसकी तरफ कर ली थी। चेहरे पर वहशीपन के भाव थे। अंसारी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वो भय से कांपता सा लग रहा था। अली कहाँ है? पूछा देवराज चौहान ने। मैं नहीं जानता। कब आया था वो यहाँ? सर्द लहजा था देवराज चौहान का। 4 दिन हो गए। सुना है तू अली के नज़दीक है, उसकी हर खबर रखता है, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। वो पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरने लगा। मारूं? नहीं, मुझे मत मारना। वो चीख सा उठा। जान प्यारी है, देवराज चौहान ने उसी लहजे में कहा। अली के दिल्ली भेजे 10 लड़के जाने से पहले 15-20 दिन यहाँ टिके थे। याद है कि भूल गया? याद है। तूने भी उन लड़कों को बहुत प्यार दुलार दिया होगा ताकि वो हिंदुस्तान जाकर भरपूर कहर मचाए। तुम कौन हो?
हिंदुस्तानी, दिल्ली से आया है। कुछ और पूछना है मेरे बारे में तो वो भी पूछ ले। वो सहमा सा खड़ा रहा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और अंसारी के पास पहुंचकर गन उसकी छाती पर रख दी। अंसारी सिर से पांव तक कांप उठा। मुझे मत मारना। अभी नहीं मार रहा, तब मारूंगा जब तू मेरी पूछी बातों का ठीक से जवाब नहीं देगा। तो अब मैं पूछना शुरू कर रहा हूँ। जिन 10 लड़कों को तुम लोगों ने दिल्ली भेजा है हमला करने को, उन 10 के परिवारों के नाम पते मुझे चाहिए। अंसारी देवराज चौहान को देखता रहा। सुना तूने? हाँ हाँ। समझ भी गया? हाँ। बताओ उन लड़कों के परिवार कहाँ रहते हैं, उनके घरों के पते बता मुझे। वो उधर दूसरे कमरे में। अंसारी के होठों से कांपता स्वर निकला। क्या है उधर? टेबल की ड्रॉर में एक फाइल में उन सब लड़कों के फॉर्म रखे हैं। उनके घरों के पते उन फॉर्मों में हैं। कैसे फॉर्म है वो जब संगठन में भर्ती हुए थे तो तब उन्होंने वो फॉर्म भरे थे। अंसारी खरखराते स्वर में क्या उठा। ये सब विस्तार से जानने के लिए पढ़े राजा पॉकेट बुक्स में प्रकाशित अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास बंधक, जो कि चैनल पे आप लोगों को अपलोड मिल जाएगा। चल, जहाँ फॉर्म पड़े हैं। अंसारी ने एकाएक लंबी सांस ली, फिर क्या उठा। तुम करना क्या चाहते हो? तेरे को जो कहा है वो। तभी देवराज चौहान की कमर से रिवॉल्वर की नाल आ लगी। देवराज चौहान के दांत भिज गए। उसने अंसारी को देखा जिसकी आंखें चमक उठी थी। गन फेंक दे। देवराज चौहान के पीछे से दरिंदगी भरी आवाज़ आई, वरना मैं गोली चलाने जा रहा हूँ। कोई और रास्ता नहीं था। देवराज चौहान ने गन नीचे गिरा दी। अंसारी ने झपट कर उसकी गन उठा ली और पीछे हटता क्या उठा। मस्तान, तेरे को भीतर आते देखकर मैं समझ गया था कि तू मुझे बचा लेगा। कमीने ने तो मेरी हवा गुल कर दी थी। देवराज चौहान की कमर से रिवॉल्वर की नाल हट गई। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर मस्तान को देखा, जो कि सूखा लंबा आदमी था। हाथ पांव बांध इसके। हरामी हिंदुस्तानी है, कहता है कि दिल्ली से आया है। अंसारी ने गन देवराज चौहान की तरफ कर रखी थी। उन 10 के परिवारों के पते मांग रहा था। पता नहीं क्या करना चाहता है, लेकिन अब ये बताएगा। सब कुछ बताएगा और जनाब अली इससे मिलकर ज़रूर खुश होंगे। दांत भींचे देवराज चौहान मौत भरी निगाहों से अंसारी को देख रहा था। साले, अंसारी ने दांत किटकिटाए, अब देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अपने हाथ पीछे कर। मस्तान की आवाज़ आई। बांधने हैं। मजबूर था देवराज चौहान। दोनों हाथ उसने पीछे किए तो हाथों को मस्तान बांधने लगा। देवराज चौहान की खतरनाक निगाह अंसारी पर टिकी हुई थी। फौरन ही देवराज चौहान के हाथ पीठ पीछे कसकर बंध चुके थे। मस्तान ने देवराज चौहान की बाह पकड़ी और उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया और नीचे झुककर उसके पांव बांधने लगा। देवराज चौहान की निगाह अंसारी पर थी, जिसने उस पर गन तान रखी थी। यही वो पल थे कि देवराज चौहान ने अंसारी की छाती पर खून का धब्बा प्रकट होते देखा। आंखें सुखड़ी देवराज चौहान की। दांत भिज गए। गोली पीछे के दरवाजे की तरफ से चलाई गई थी और कोई आवाज़ नहीं हुई थी। देवराज चौहान के मस्तिष्क में मोना चौधरी का चेहरा कौंधा। तभी अंसारी नीचे जा गिरा था। त- उसकी टांगें बांध चुका मस्तान चौंका और फौरन सीधा होते हुए अंसारी की तरफ पलटा। ठीक इसी वक्त उसके सिर में गोली आ लगी। वो छाती के बल आगे को आगे गिरता चला गया। बस, 2 ही हैं। मोना चौधरी की आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। मोना चौधरी पास पहुंची और देवराज चौहान के हाथों पांवों को बंधन खोले। देवराज चौहान कुर्सी से उठते क्या उठा। इस आदमी की टांग पर गोली मारनी थी। ये उन आतंकवादियों के परिवारों के बारे में बता रहा था, लेकिन अब भी काम हो जाएगा। इसने बताया कि किसी कमरे में पड़ी टेबल की ड्रॉज में एक फाइल है, जिसमें उन 10 लड़कों के द्वारा तब के फॉर्म भरे हुए हैं जब वे संगठन में भर्ती हुए थे। उस फॉर्म में इनके घर के पते भी हैं। आसान काम है, हम वो फाइल ढूंढ लेंगे, मोना चौधरी बोली। दोनों की नज़रें मिली। लेकिन हमें यह भी देखना है कि कोई हम पर गोलियां न चला दे, देवराज चौहान ने कहा। मेरे ख्याल में इस ठिकाने पर इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। होते तो सामना हो चुका होता। तुम फाइल तलाश करोगे और मैं तुम्हें कवर करूंगी कि कोई तुम पर हमला ना करे, मोना चौधरी ने सख्त स्वर में कहा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और नीचे पड़ी अपनी गन उठा ली। चलो। फिर दोनों कमरे से बाहर निकले। वे सतर्क थे और एक एक कदम सावधानी से उठा रहे थे। वे एक एक कमरा चेक करने लगे। टेबल की ड्रॉस तो क्या, अलमारी तक खोलकर चेक की जाने लगी। जहां ताला लगा होता, गन चलाकर वे ताला तोड़ देते। इस दौरान कोई जिंदा व्यक्ति वहां नहीं दिखा था। तलाशी का काम देवराज चौहान कर रहा था और गन थामी मोना चौधरी आसपास का ध्यान रख रही थी। आखिरकार वे उस कमरे पर पहुंचे जिसे अली इस्तेमाल करता था। यह वही कमरा था जहां अली ने हर लड़के से तब बात की थी जब उन्हें दिल्ली भेजा जाना था। देवराज चौहान टेबल के पास पहुंचा और उसके ड्रॉज खोले। सब खुले थे, किसी पर लॉक नहीं था। जल्दी ही देवराज चौहान को वो फाइल मिल गई जिसमें उन 10 लड़कों के भरे फॉर्म मौजूद थे। हर फॉर्म पर लड़की की तस्वीर लगी थी और नीचे उसके घर का पता और अन्य ब्यौरा था। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल में हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम इन्हीं लड़कों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे? इस ठिकाने पर कोई तो जिंदा होगा, वो हमें बताएगा, मोना चौधरी ने कहा। मुझे दिखाओ, कहकर मोना चौधरी आगे बढ़ी और देवराज चौहान को गन थमाकर
उससे फाइल लेकर बीच में मौजूद फॉर्मों को देखने लगी कि तभी मोना चौधरी के चेहरे पर भूकंप जैसे भाव उभरे। अचकचाकर वो फॉर्म में लगी नवाब की तस्वीर को देखती रह गई। मैं इससे मिल चुकी हूँ, मोना चौधरी के होठों से निकला। कब? देवराज चौहान चौंका। सीमा पर तितवाल कस्बे में बने शंकर गेस्ट हाउस में। ये सब विस्तार से जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास बंधक। जब मैं सीमा पार करके इस तरफ आ रही थी, जिस गेस्ट हाउस में ये रुके थे उसी में मैं थी। मैंने इनमें से दो को देखा था, नवाब और अदनान को। नवाब ने मेरे से बात भी की थी। ओह, तब मैं नहीं जानती थी कि ये लड़के दिल्ली पर हमला करने जा रहे हैं। ये यही हैं जिनके घर के पते हमें चाहिए थे, मोना चौधरी बोली। देवराज चौहान के दांत भिज गए। मैं सीमा पार चली आई और इन लड़कों ने दिल्ली पहुंचकर वहां खून खराबा कर दिया। मोना चौधरी गुर्रा उठी। अगर मुझे शंकर गेस्ट हाउस में इन लड़कों के इरादों का पता चल जाता तो मैं वहीं इन्हें ख़त्म कर देती। वो वक्त बहुत पहले निकल गया मोना चौधरी, देवराज चौहान ने कहा। मोना चौधरी गुर्रा कर रह गई। निकलो यहाँ से, हमारा काम बन गया है, देवराज चौहान ने कहा। मोना चौधरी ने फाइल को अपने कपड़े में फंसाया और देवराज चौहान से गन ले ली। देवराज चौहान ने अपनी गन कंधे से उतारी और हाथों में ले ली। दोनों की दरिंदगी से भरी नजरें मिली और वे दरवाजे की तरफ बढ़ गए, बाहर निकले। दोनों पूरी तरह सतर्क थे कि अगर दुश्मन दिखे तो उसे तुरंत खत्म कर दें। इसी सतर्कता में डूबे वे बाहर के दरवाजे तक पहुंच गए, परंतु कोई नहीं मिला था। सामने का फाटक भीतर से बंद था। उन्होंने फाटक खोला और बाहर आ गए। तेज़ ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई। बाहर गहरा अंधेरा था। दो पल भी नहीं बीते कि एक तरफ से महाजन निकलकर सामने आ गया। सब ठीक है? उसने पूछा। हाँ, हमें उन लड़कों के घर के पते मिल गए हैं, मोना चौधरी ने कहा। जैदी को बुला लाओ। तुम दोनों इस दरवाजे से बाहर आयो, क्या कोई जिंदा नहीं बचा? महाजन ने कहा। ठीक समझे, जैदी को बुला, हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से। महाजन तेजी से एक तरफ दौड़ता चला गया। मोना चौधरी और देवराज चौहान की नज़रें मिली। अली को कभी भी पता चल सकता है इस ठिकाने पर हमले का, देवराज चौहान बोला। तो उन 10 लड़कों की फाइल को गायब पाकर शायद वो समझ ले कि मामला क्या है। देवराज चौहान के होठ भिसते चले गए। इससे पहले कि वो समझे, हमें अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। हमें फुर्ती दिखानी है। ये रात हमारे आराम करने के लिए नहीं है, काम करने के लिए। हमें रफ्तार से काम करना होगा। रातों रात सब लड़कों के परिवार वालों को बंधक बनाना है। ये हमारा उन आतंकवादियों पर सबसे बड़ा हमला होगा जो इस वक्त दिल्ली में आतंक मचाए हुए हैं। परंतु हम तभी महाजन जैदी के साथ वहां पहुंचा। चलो यहाँ से, देवराज चौहान ने कहा। वे चारों आगे बढ़ गए। महाजन से जैदी जान चुका था कि काम हो गया है। लगता है वारिस सच में चला गया है, महाजन क्या उठा। अभी वे कुछ ही आगे गए कि इंजन की मध्यम सी आवाज़ कानों में पड़ी तो वो ठिठके। पीछे से बंद हेडलाइट की एक कार अंधेरे में डूबी उनकी तरफ आ रही थी। आ गया वारिस, मोना चौधरी मुस्करा पड़ी। मैं जानती थी कि वो जाने वाला नहीं। वो कार पास आकर रुक गई और वारिस की आवाज़ सुनाई दी। मुझे खुशी है कि तुम लोग पूरे हो। जल्दी से कार में बैठो। क्या काम हो गया? हो गया। वो सब कार में बैठे तो वारिस ने कार दौड़ा दी। हमारा असली काम तो अब शुरू होगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वो पांचों एक सड़क के किनारे कार के पास खड़े थे। सड़क पर से कभी कभार कार या अन्य कोई वाहन निकल जाता था। रात के 11 से ऊपर का वक्त हो चुका था। मोना चौधरी, महाजन, जैदी और वारिस की निगाह देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान पुनः कह उठा। अभी हमारा एक कदम पूरा हुआ है और कई कदम हमारे सामने अभी बाकी हैं। हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि दिल्ली पर आतंकवादी हमला चल रहा है। उस पर काबू पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेजी दिखानी होगी। गंभीर था देवराज चौहान। उसने वारिस को देखा और कह उठा। क्या तुम हमारा साथ देना चाहोगे? वारिस खामोश रहा। हमें तुम्हारी ज़रूरत इसलिए है कि तुम यहाँ के सब रास्तों को जानते हो और हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम लोगों से रास्ते पूछते रहें। रात रात में ही हमें बहुत काम कर देना है। बोलो, हमारा साथ देने के तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, वारिस ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन जहाँ मुझे ज़्यादा खतरा लगे मैं भाग जाऊँगा। तुमने पहले भी हमारा बहुत साथ दिया है, देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम वास्तव में अच्छे इंसान हो। अब ज़्यादा हवा मत दो, वारिस व्याकुल स्वर में कह उठा। देवराज चौहान ने होड़ पीछे सब पर निगाह डाली, फिर मोना चौधरी से कह उठा। अब सुनो, मेरा प्लान क्या है। तुम्हें इसी हिसाब से काम करना है। यूं कि ये मेरा काम है इसलिए मेरी बात मानो। मैं तुम्हारा कहा पूरा करने को तैयार हूँ क्योंकि ये काम देश के लिए है, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। उन आतंकवादियों की फाइल तुम्हारे पास है और उसमें उनके परिवारों के पते हैं। तुमने रातों रात उन सब परिवार वालों के लोगों का अपहरण करना है। हमारे पास वक्त कम है और काम ज़्यादा, क्योंकि कई परिवार यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं। एक बड़ी वैन कहीं से चुराई जाएगी। ये काम वारिस कर लेगा। उसके बाद मैं चोरी ऐसा काम नहीं कर सकता, वारिस क्या उठा। चोरी की वैन चलाने में तो कोई परहेज नहीं, जैदी ने पूछा। नहीं, वो चला लूँगा। तो वैन कहीं से उठाकर उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, वारिस ने सिर हिला दिया। वैन पर तुम सब उन घरों में पहुंचोगे जो उन आतंकवादियों के हैं और ये काम हो जाएगा,
मोना चौधरी कह उठी। रात भर में? पूरी कोशिश होगी कि रात भर में पूरा हो जाए, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। और तुम क्या करोगे? मैं पाकिस्तान के मशहूर न्यूज़ चैनल ज़ीरो टीवी के वरिष्ठ संवाददाता चीफ रिपोर्टर से बात करूंगा। रफ़ीक मीर नाम है उसका। पाकिस्तान का एकमात्र ज़ीरो टीवी ही ऐसा है जो सही खबरें देता है, परंतु कभी कभी सरकार के दबाव में उसे भी खबरें रोक कर रखनी पड़ती हैं। ज़ीरो टीवी हमारे काम का साबित हो सकता है। इस न्यूज़ चैनल से तुम करना क्या चाहते हो? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। मैं ज़ीरो टीवी के रफ़ीक मीर को इस बात के लिए तैयार करूंगा कि वो उन आतंकवादियों के परिवार वालों को अपने टीवी पर दिखाए जिन्हें हमने बंधक बना लिया होगा। खबर कैसे बनानी है ये बात रफ़ीक मीर ही देखेगा। उधर मैं दिल्ली स्थित स्पेशल फोर्स के चीफ मधुकर पांडे को इस बात की खबर दे दूंगा। जब यहाँ से ज़ीरो टीवी आतंकवादियों के परिवार वालों की तस्वीरों के साथ खबर दिखाएगा तो उधर से हिंदुस्तान वाले उस खबर को कैच करेंगे और उसे हिंदुस्तान के टीवी पर दिखाएंगे। ये खबर उन आतंकवादियों तक कैसे पहुँचानी है, ये काम पूरा करना मधुकर पांडे का होगा। आगे की जो योजना मेरे दिमाग में है, वो मैं मधुकर पांडे को बताऊंगा और तुम लोगों को सुबह बताऊंगा। पहले आतंकवादियों के सारे परिवार वालों को बंधक बनाओ। अब इस काम में लग जाओ। तो इस तरह तुम आतंकवादियों को हथियार डालने पर मजबूर करोगे? मोना चौधरी गंभीर थी। हाँ, अगर वो ना माने तो? उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की परवाह ना की तो? वो सब सही, तो कुछ तो परवाह करेंगे। इस तरह उनमें फूट पड़ सकती है। मोना चौधरी के होठ सिकुड़े। ये भी हमारे लिए अच्छा होगा। फूट पड़ने से वो कमज़ोर हो जाएंगे। कोशिश अच्छी है। मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। अभी तक तो ये सिर्फ कोशिश ही है। मैं सहमत नहीं हूँ इन बातों से। जैदी कह उठा। ऐसे मिशन पूरे नहीं होते। ये कोई मिशन नहीं, मेरी कोशिश है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। करो, मैंने कब मना किया है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऊपर से ऑर्डर जो है, जैदी ने सिर हिलाकर कहा। इतना ही बहुत है कि दिल्ली पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर हम कुछ कर रहे हैं, महाजन बोला। देवराज चौहान ने वारिस को देखकर कहा। तुम किसी भी मौके पर घबराना मत वारिस, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सब काम मैंने पहले कभी नहीं किए, वारिस ने गहरी सांस लेकर कहा। मालूम, मामूली काम है ये। मोना चौधरी तुम्हारे साथ है, सब ठीक रहेगा। हमें निकल चलना चाहिए, मोना चौधरी ने कहा। हमारी बातचीत दोबारा कैसे होगी? मेरे पास वारिस का फ़ोन नंबर है, मैं इससे बात करता रहूँगा, देवराज चौहान ने कहा। उसके बाद मोना चौधरी, वारिस, महाजन और जैदी कार में बैठ गए। देवराज चौहान ने अपनी गन कार में रख दी थी। उसके पास साइलेंसर लगी रिवॉल्वर थी। वही बहुत थी। वैसे भी उसने ज़ीरो टीवी के चीफ रिपोर्टर रफ़ीक मीर से मिलना था और इसमें ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं थी। उनकी कार आगे बढ़ गई। देवराज चौहान कुछ पल खड़ा कार को देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। अब देवराज चौहान को इस्लामाबाद जाना था। ज़ीरो टीवी का दफ्तर वहीं था। रफ़ीक मीर भी इस्लामाबाद में ही रहता था। पूछते पूछते देवराज चौहान एक ऐसे टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा जहां से दूर जाने के लिए कारें किराए पर मिलती थी। एक 20 बरस के लड़के वाली कार उसे मिली। वो इस्लामाबाद जाने को तैयार था। बढ़िया चलाते हो? देवराज चौहान पीछे वाली सीट पर बैठता कह उठा। हाँ जनाब जी, कार चलाने में एक्सपर्ट हूँ, वो कार स्टार्ट करता हुआ कह उठा। इस्लामाबाद का रास्ता कितनी देर का है? 5 घंटे तो लग ही जाते हैं जनाब। अगर तुम मुझे 3.5 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचा दो तो किराया डबल दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। बस फिर क्या था, लड़के ने कार को जैसे पंख लगा दिए। रात 2:40 पर उस लड़के ने कार को इस्लामाबाद में स्थित ज़ीरो टीवी की इमारत के बाहर पहुंचा दिया। देवराज चौहान ने उसका शुक्रिया अदा किया और जो किराया तय हुआ था उससे डबल उसे दिया और इमारत में प्रवेश कर गया। देवराज चौहान जानता था कि रात के इस वक्त रफ़ीक मीर के वहाँ होने की आशा बहुत कम है, परंतु इस वक्त वो कहाँ होगा ये तो टीवी के दफ्तर से ही पता चल सकता था। शीशे का दरवाज़ा ढकेल कर वो भीतर पहुंचा तो ये रिसेप्शन हॉल था। रिसेप्शन डेस्क पर 2 लड़के बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। 2-3 लोगों को वहां से जाते देखा। भीतर जाने के लिए अन्य 2-3 दरवाजे दिखे। एक तरफ लिफ्ट भी लगी थी। देवराज चौहान रिसेप्शन पर पहुंचा और लड़कों से बोला, मुझे रफ़ीक मीर से मिलना है। दोनों ने उसे देखा। एक क्या उठा, मीर साहब 11-12 बजे दिन में आते हैं, वो भी पक्का नहीं है, कल आना, मेरा मिलना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सबसे बड़ा हमला के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।